गुड इवनिंग क्लास 11th। कल हमने बात करी थी रेजोनेंस से रिलेटेड टॉपिक, है ना। आपका ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट फेज में एंटर करेगा अगले लेक्चर से। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आपको सीखना है मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है। अभी तक तो बहुत जनरल चीजें हम पढ़ रहे हैं, मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अगर देखें ढंग से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं। कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको ऑर्गेनिक बताइए 12th की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना। तो जितने वीडियो मैंने शेयर करें एटलीस्ट उनका तो प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। देखिए आज देखते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं ओजोन का रेजोनेंस, मतलब ओजोन में रेजोनेंस कैसे होता है। देखिए सबसे पहले ओजोन का बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट। तो ये बनाया मैंने ओ और ये ओ। ऑक्सीजन के ऑटोनोमस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सही है बेटा, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, है ना। इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको भी 2 लेना है, बना लो भाई डबल बॉन्ड। अब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसको कैसे जोड़ोगे, तो ये बनेगा किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ये है आपकी ओजोन की स्ट्रक्चर। सही है। रेजोनेंस भी आपको तब समझ में आएगा जब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी आएगी। सुन लो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन डॉट बना लोगे रेजोनेंस समझ में आ जाएगा, और रेजोनेंस समझ में आ जाएगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल लगेगी। ये लिंक है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना आना चाहिए। आप सबको आता भी है क्योंकि 10th पे बना के आ रहे, कुछ नया कुछ है नहीं उसमें, आप इजीली बना सकते हैं। देखिए तो ओजोन का क्या पता लगा हमें, फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसा है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये ओजोन का है ना। अब देखिए अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां हो सकता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां भी हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। सही बेटा, ये स्ट्रक्चर नंबर 2। डॉट नहीं लगा रहा हूं मैं, डॉट आप लगा लेना, है ना। अगर ये एरो यहां हो सकता है तो एरो यहां भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है ना बेटा। ये तो ओजोन के 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3। ये डॉट भी लगाता है। चलिए आप 11th क्लास के हो तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, इसलिए लगा देता हूँ डॉट। ये है तो ये 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। सही बेटा। अब देखिए क्वेश्चन आता है ओजोन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कौन है, ये है, ये है और ये है। तीनों में से एक भी नहीं है ओजोन की एक्चुअल स्ट्रक्चर। देखिए अगर हम थ्योरेटिकली स्टडी करें तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर। यह एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रेजोनेंस इन ओजोन। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन वी गॉट 3 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, they are called resonance structure. When we see, we find that in ozone molecule theoretical bond length, सुन लो मेरी बात, theoretical bond length of single bond is 148 picometer and double bond is 121 picometer. But when we do the experiment we found that bond length of ozone molecule is 128 picometer. लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट करे तो हमें क्या पता लगा कि ओजोन के बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर होती है। ट्रिक ये है आपको हमेशा इसके बीच की वैल्यू लिखनी है रेजोनेंस को खुश करने के लिए। तो आप क्या बोलोगे, ये जो 128 पिकोमीटर है ना तो डबल बॉन्ड जैसा है ना सिंगल बॉन्ड जैसा है। इसका मतलब क्या है, ओजोन में ना कोई डबल बॉन्ड होता है ना कोई सिंगल बॉन्ड होता है, सारे बॉन्ड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा ओजोन का, ये साहब 3 ऑक्सीजन, सारा मामला गड़बड़। ये स्ट्रक्चर है आपका ओजोन का एक्चुअल, मतलब ना कोई डबल बॉन्ड है और ना कोई सिंगल बॉन्ड। तो ये ओजोन का आपका रेजोनेंस है ना। देखिए बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यह है आपका पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, इवन मैंने चैप्टर 3 में पढ़ाया है। अब क्या होता है पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड, डेफिनेशन कोई आपसे पूछना नहीं है, स्पेशल है इसके स्ट्रक्चर्स। देखिए ध्यान से,
अगर आपका कोई कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है टू डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में, सुन लीजिए ध्यान से। अगर कोवलेंट बॉन्ड ये है, इसको हम बोलते हैं प्योर कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोवलेंट बॉन्ड टू सेम एटम्स के बीच में फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्योर कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोवलेंट बॉन्ड टू डिफरेंट एटम्स के बीच में बना तो इसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोई से भी टू डिफरेंट एटम अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उन टू एटम्स में से एक एटम हमेशा क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा एटम हमेशा क्या होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्वेश्चन ये है आपका सिंपल, जो आपको डिफाइन करेगा कॉन्सेप्ट को कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आप ये लिखोगे व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे देखिए आप, मैंने लिखा HCl, ये HCl का बॉन्ड बनाएंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड, सही है बेटा। और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में अब भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, जिसके आउटरमोस्ट शेल में ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करने वाला। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इस कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा एंड आफ्टर सम टाइम ये बॉन्ड आपको ऐसा दिखेगा। ये कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, क्लोरीन के पास जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। एंड ड्यू टू दिस रीजन जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा क्लोरीन के पास, यहाँ आएगा माइनस डेल्टा चार्ज, यहाँ आ जाएगा प्लस डेल्टा चार्ज, सही है। इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक्चुअल में पोलर कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है, मतलब है क्या पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, सही है। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है एक्चुअल में, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड इन विच आयनिक कैरेक्टर्स आर बीइंग डेवलप्ड, मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, जनरेट होना स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी और कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो ये ऐसा बॉन्ड है जिसका बिहेवियर कोवलेंट जैसा भी है और जिसका बिहेवियर आयोनिक जैसा भी है। अब बात करते हैं क्लास 11th की। क्लास 11th में बताती है कि हम ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड का जो बिहेवियर है, जो पोलैरिटी है इसकी पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, उसको डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। भाई जैसे मैंने बोला H+ और Cl- के बीच में पोलैरिटी क्या है, कितना कोवलेंट, कितना आयोनिक कैरेक्टर आ गया है। जैसे हम बात करें इसकी, ये तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब इसका आयनिक बिहेवियर क्या है, 0। बट इसका तो आयनिक बिहेवियर है, तो इसमें कितना आयनिक बिहेवियर आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोनिक बिहेवियर, उसको कैसे पता लगाएं, ये है क्लास 11 का टॉपिक। उसको कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म होती है, उस टर्म को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डाइपोल मोमेंट। अगर किसी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो उस कंपाउंड का नेचर आयोनिक है, ज्यादा आयनिक है। और अगर किसी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट कम है तो उस कंपाउंड का नेचर मोर कोवेलेंट है, सही है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन बोला आपको, Cl2 और HCl इन दोनों में से कौन से मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा किसका, Cl2 का। क्यों, क्योंकि ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, HCl का। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। देखते हैं, देखिए बेटा डाइपोल मोमेंट होता क्या है, देखिए ध्यान से, डेफिनेशन बन जाएगी, फॉर्मूला समझ लोगे तो। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया HCl पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का, और फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट का, म्यू इक्वल डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो मतलब क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्डेड एटम के बीच का डिस्टेंस है एंड उनका जो चार्ज है, जो जनरेट हुआ है चार्ज, उसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का सिंबल है म्यू, और म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आपके बॉन्ड में आयोनिक बिहेवियर डेवलप होगा, सही है। तो सिंपल डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डिबाई, DEBYE। न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है सिलेबस में, इवन 12 में भी काम नहीं आएंगे, सही है। तो डिबाई की वैल्यू क्या होती है, 1 डिबाई इक्वल 3.33 10⁻³ मीटर कूलम, सही है। ये काम आएगा आपके जेई वगैरह में, बोलोगे तो करा दूंगा, अभी करेंगे सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स का। एक और चीज, अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो आयनिक बिहेवियर ज्यादा होगा, और म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो कोवलेंट बिहेवियर कम होगा। रेसिप्रोकल है, अगर म्यू की वैल्यू कम होगी तो कोवलेंट बिहेवियर ज्यादा होगा। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन आना है आपको एनसीईआरटी में, तो ये पूछा आपसे HBr की म्यू की वैल्यू 0.69 है, बट HF की म्यू की वैल्यू 0.98 है। क्यों भाई? HBr की म्यू की वैल्यू 0.69 है, बट HF की म्यू की वैल्यू 0.98 है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या है, ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन अगर ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मीन्स HF जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होगा, मोर आयनिक, और HF कोवलेंट बॉन्ड अगर ज्यादा आयनिक होगा तो उसकी म्यू की वैल्यू भी ज्यादा होगी, सही है। कहां काम आता है आपका डाइपोल मोमेंट? असली बात तो ये है मेन, कि असली चीज तो क्या है, कहां काम आएगा आपके इस चैप्टर में, 12th में कहां काम आएगा? काम आएगा नंबर 1 पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी को कैलकुलेट करने में। हाउ कैन वी कैलकुलेट द पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? करेंगे न्यूमेरिकल आंसर। नंबर 2, जैसे HCl का मॉलिक्यूल है, वो एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी ओर लगाते हैं हम एरो, और वो एटम जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी ओर लगाते हैं टेल। ऐसे शो करते हैं बेटा, क्रॉस और ये एरो। इस एरो का मतलब क्या है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है, 1.07 डिबाई। रट्टा नहीं मारना इस वैल्यू का, आपको वैल्यू नहीं पूछेगा कोई भी, ये तो मुझे पता है, 1-2 वैल्यू तो लिखी है मैंने। दूसरा केस नंबर 2, BeH2 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अब 0 क्यों होता है? अगर आपने किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाया डायग्राम, और अगर उसके बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब हाइड्रोजन बेरिलियम से क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो क्या होगा, टेल और हेड। यहां भी हाइड्रोजन है, टेल और हेड। अगर मॉलिक्यूल में बॉन्ड के का डाइपोल मोमेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन वाले डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और कैंसल आउट करने की वजह से ओवरऑल डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का वो हो जाता है 0। अब 0 का मतलब क्या है, सुन लो, ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड है इसका। अब बोलोगे सर अभी तो बोला था कि 2 डिफरेंट एटम के बीच में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, अब ये प्योर कैसे हो गया? प्योर इसलिए हो गया कि इसका डाइपोल मोमेंट और इसके डाइपोल मोमेंट ने क्या कर दिया है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, इसलिए ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस है इसका, सही। तो BeH2 का डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, व्हाई डू वी से दैट BeH2 का डाइपोल मोमेंट इज 0? तो आप क्या बोलोगे, इन BeH2 द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ बेरिलियम एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर अपोजिट टू ईच अदर, and due to this opposite direction they cancel out each other, that's why dipole moment of molecule is 0। ये हमेशा उन मॉलिक्यूल्स में लगेगा जिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला इस कैटेगरी में है, AB2। ए मतलब ये सेंट्रल एटम और 2 मतलब H2 है ना। आगे देखिए, ये देखिए बेटा, डाइपोल मोमेंट के और सिग्निफिकेंस नंबर 3। देखिए BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है, बोरोन ट्राइक्लोराइड। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में मेंशन है। क्यों होता है, देखिए हमने बनाया BF3 का मॉलिक्यूल, फ्लोरीन क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एरोज लगाए हमने इस साइड में, वहां लगाया एरो उस साइड में। BF3 के मॉलिक्यूल की कैटेगरी क्या होती है, ये होता है AB3 कैटेगरी।
ए किसके लिए है, बी के लिए, और बी आया किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। तो Ab3 टाइप ऑफ कैटेगरी का मॉलिक्यूल है, मतलब एक सेंट्रल एटम और 3 दूसरे एटम। अब ये बोलता है कि आपका जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है वो एक ट्रायंगल जैसा है, इसके Ne2Bf बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, सुन लो, इसके Ne2Bf बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट का सम, ये सम, इन दोनों का सम ये है, वो थर्ड वाले के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। BF3 के Ne2Bf बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट का सम, ये सम कर दिया है ना, वो थर्ड वाले के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और दिस कैंसल आउट ईच अदर, इसीलिए BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो जितने भी AB3 या BF3 जैसे मॉलिक्यूल हैं उन सब का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ध्यान रखना है। मतलब क्या है, आपका BF3 प्योर कोवेलेंट कंपाउंड है, भूलना मत इसका। अब देखो वाटर का डाइपोल मोमेंट 0 क्यों नहीं है, ये आपने बनाया वाटर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो OH और ये OH, तो आप क्या बोलोगे, इन वाटर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 OH बॉन्ड नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू दिस they do not cancel out each other, that's why dipole moment of water cannot be 0। सही, यहां देखिए ये आपका हॉट्स, ये कैटेगरी है, हॉट्स की कैटेगरी है माय डियर क्वेश्चन। अमोनिया और NF3 का शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन डाइपोल मोमेंट अलग क्यों है? अमोनिया का शेप अलग है, सॉरी अमोनिया का और NF3 का शेप एक जैसा है, लेकिन डाइपोल मोमेंट अलग है, क्यों? ये बनाया आपने अमोनिया NH3, ये बनाया NF3। अब NH3 में N क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो मैंने ऐसे लगा दिए। NF3 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो एरो मैंने ऐसे लगा दिए। सही है, आंसर मिल ही गया होगा। इन NH3 डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, बट इन NF3 direction of dipole moment nitrogen to fluorine. In both the molecule direction of dipole moments are different, that's why both the molecules show different value of dipole moment। दोनों के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अलग होती है, लेकिन एक लेवल और अगर पूछ ले कोई, म्यू ऑफ विच वन हायर, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, लो एक लेवल और अलग अलग है तो किसका ज्यादा होगा। देखिए आपके सामने नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड, और आपके सामने नाइट्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड, तो मेरा क्वेश्चन ये है N और H और NF बॉन्ड, इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ है? सुनना ध्यान से, ये भी बहुत काम की चीज है। आपका N क्या है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, H क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको बोलेंगे वेरी वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। N क्या है इसके सामने, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। सही है, तो अब मैं पीछे आता हूं कैमरे की ओर, सुनना ध्यान से मेरी बात। अगर हम NH बॉन्ड को देखें तो N क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके सामने हाइड्रोजन क्या है, वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। N और F को देखें तो Nb क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन भी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो इसको एक मैथमेटिकल टर्म से समझते हैं। जैसे मैंने बोला इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 8 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, तो डिफरेंस कितना आया, 7 का। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 8 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 12 है, तो डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो कॉन्सेप्ट ये है, इसके दोनों एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए इस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, जबकि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है। इसीलिए NH3 की म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है, किससे, NF3 की म्यू की वैल्यू से। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, प्रदीप का क्वेश्चन नहीं है ना। तो किसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, NH3 की, NF3 की, NH3 की। क्यों, क्योंकि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है, इसीलिए ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट होगा NH3 का हायर होगा। देख लो ध्यान से, देखिए जैसे आपके
कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक बिहेवियर होता है, सिमिलरली आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट बिहेवियर भी होता है। दोनों पढ़ने हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा क्या, कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक बिहेवियर। अब क्या पढ़ोगे, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट बिहेवियर। कोवलेंट में आयनिक हमने क्या पढ़ा, डाइपोल मोमेंट। सही है, ढंग से देखना और जब वीडियो देखो नोट साथ में रख के पढ़ना, मजा आएगा। मैंने बोला भी 12th वालों की स्ट्रेटेजी बताइए आपको पढ़ने की, अब इसे आगे डालोगे मजा आएगा। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट बिहेवियर कैसे होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट है फजान्स, FAZANS, फजान्स। फजान्स ने अपने कुछ लॉज दिए, रूल दिए हैं। अब रूल मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, पहले देख लो फिर बाद में बोर्ड समझाता हूँ आपको। रूल नंबर 1 बोलता है अगर कोई कैटायन का चार्ज ज्यादा है तो वो ज्यादा कोवलेंट होगा, अगर कोई कैटायन छोटा है तो वो ज्यादा कोवलेंट होगा। सबसे मेन चीज है कैटायन। कैटायन अगर छोटा है, कैटायन की वैलेंसी ज्यादा है तो कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट होगा, और जो कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो सिंपल देख लीजिए, मैं भी इसका सारा सिंपल फॉर्म में लिख दूंगा। तो रूल नंबर 1 बोलता है स्मॉलर द कैटायन प्रोपोर्शनल कोवलेंट बिहेवियर। आपका कैटायन जितना छोटा होगा उसका कंपाउंड का बिहेवियर ज्यादा कोवलेंट होगा। जैसे मैंने लिखा BeCl2 और लिखा MgCl2। अब आपके पास B की वैलेंसी +2 होती है और मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, लेकिन बेरिलियम का साइज मैग्नीशियम से छोटा है। बेरिलियम का साइज छोटा है, कहीं बेरिलियम कहाँ आता है ऊपर, मैग्नीशियम आता है नीचे, और टॉप से बॉटम चलने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो अगर बेरिलियम का कैटायन छोटा है तो कोवलेंट कौन हुआ, BeCl। ओके। केस नंबर 2, मोर चार्ज ऑफ कैटायन प्रोपोर्शनल कोवलेंट बिहेवियर। ये मोर लिखा हुआ बेटा, हो सकता है आपको दिखेगा तो मैं लिख देता हूं। मोर चार्ज ऑफ कैटायन प्रोपोर्शनल कोवलेंट बिहेवियर। कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड का कोवलेंट बिहेवियर भी ज्यादा होगा। जैसे देखिए मैंने लिखा BeCl3 BeCl2। B की चार्ज क्या होता है +3, बेरिलियम का Cl2 ये +2। देखिए और एक और चीज देखिए, तो जिस कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा कोवलेंट होगा, और जिस कैटायन का चार्ज कम होगा वो कम कोवलेंट होगा। और सिंपल एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा AlCl3 और मैंने लिखा MgCl2। अब मैंने पूछा कौन ज्यादा कोवलेंट है, तो Al की वैलेंसी +3 है, Mg की वैलेंसी +2 है, तो ऑफ कोर्स AlCl3 मोर कोवलेंट। आगे देखिए, कैटायन छोटा होगा तो एनायन बड़ा होगा, उसका उल्टा होगा। तो क्या बोलता है अगला रूल, जितना बड़ा आपका एनायन होगा उतना ज्यादा कोवलेंट होगा। अब देखो HBr और HI, तो एनायन कौन है, ब्रोमीन और आपका आयोडीन। ब्रोमीन और आयोडीन में से बड़ा कौन होता है, बड़ा होता है आपका आयोडीन। तो कौन है कोवलेंट ज्यादा, HI इज कोवलेंट। क्लियर। रूल नंबर नेक्स्ट, अगर किसी कंपाउंड में D ब्लॉक एलिमेंट है कैटायन का तो भी कोवलेंट बिहेवियर ज्यादा होगा। ये आज तक नहीं आया रूल, आज तक काम ही नहीं आया कहीं, फिर भी ध्यान रख लेना। जैसे मैंने लिखा CuSO4 और यहाँ लिखा MgSO4। कॉपर की भी वैलेंसी +2 है और मैग्नीशियम की वैलेंसी भी +2 है, तो कौन ज्यादा कोवलेंट होगा, कॉपर। अब रीजन ये बोलता है, ये कॉपर जो है, कॉपर कैरी वैकेंट d ऑर्बिटल एंड इन द वैकेंट d ऑर्बिटल कॉपर कैन गेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट इज मोर कोवेलेंट। आगे देखिए, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन प्रोपोर्शनल एसिडिक बिहेवियर, ये काम आएगा आपके 12th में, सबसे ज्यादा काम आएगा ये रूल, और एक काम आएगा सबसे ज्यादा ये रूल बेटा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सेकेंड और ये फिफ्थ। बाकी अगर भूल भी जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये रूल मत भूलना, सेकेंड और फिफ्थ। सेकेंड क्या बोल रहा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा, और फिफ्थ रूल क्या बोल रहा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैटायन का होगा उतना ही ज्यादा वो केमिकल एसिडिक होगा। क्यों, एसिड्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हो तुम, एसिड बेस सॉल्ट। एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और जिसका प्लस चार्ज ज्यादा होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, Mn की वैलेंसी क्या है यहाँ +4, भाई O का -2 होता है ना, ऑक्सीजन की -2 -2,
तो इसका क्या हो जाएगा +4, Mg का क्या है +2। तो आपसे पूछ ले MnO2 और MgO में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप क्या बोलोगे MnO2। आपसे पूछ ले AlCl3 और MgCl2 में ज्यादा एसिडिक कौन है, AlCl3 पे चार्ज क्या है +3। तो ये रूल ध्यान रखने हैं आपको, फजान्स के रूल, सही है। तो इस रूल के ऊपर आपकी 12th डिपेंड करेगी। 11th में तो आपसे नहीं पूछेगा फजान्स के रूल, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है ये टॉपिक इस चैप्टर में, 12th के लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए पढ़ाया मैंने, है ना। देखिए देखिए बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन IIT का सिलेबस में नहीं है बट मुझे लगा करा देना चाहिए। देखिए आपके पास HF केमिकल है और HF का जो बॉन्ड का डिस्टेंस है वो है 20 पिकोमीटर और चार्ज है 10 कूलम। आपको बताना है इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है। तो पिकोमीटर को चेंज करिए, पिकोमीटर कितना होता है 10 की पावर -12, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। म्यू का फॉर्मूला डिस्टेंस इंटू चार्ज, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -11 मीटर कूलम। आपको चेंज करना है डिवाई में, 1 डिवाई में कितनी वैल्यू होती है 3.33 10 पावर -30। तो इस वैल्यू में क्या लगाइए, इसका रीजन लगाइए, आपको क्या मिलेगा 20/33 3.33 इंटू 10 की पावर -19 डिवाई। तो ये आपका आंसर है किसका, डिवाई, सही है। इसमें इतने डिवाई आपकी वैल्यूज होंगी। तो ये है आपका सॉल्यूशन, सही है। तो अगर कभी आ जाए भूले भटके एग्जाम में तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सही। एक और चीज काम की बात, देखिए ऑन